नमस्कार दोस्तों। देखिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत बात करें तो पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा की थी, उस वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश जो है उसमें से जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र वाला भाग था उसको पूरा पढ़ लिया था। आज हम नए भौतिक प्रदेश की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारत का तटीय प्रदेश। बात करें तटीय प्रदेश की तो भारत का जो तटीय प्रदेश है वो दो क्षेत्रों में विभाजित है। एक तो पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट, है ना। दो क्षेत्रों के रूप में ये विभाजित है। एक बार समझ लीजिए, भारत का तट, भारत का तट, भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और एक है पूर्वी तट, पूर्वी तट। और बात करें भारत के तटीय क्षेत्र की कुल सीमा, तटीय क्षेत्र की कुल सीमा, कुल सीमा का मतलब मुख्य भूमि की सीमा की बात करें तो वो आपको पता होगा कितनी है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय सीमा को भी इसमें काउंट कर ले तो वो हो जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन ये हम बात करें मुख्य भूमि की सीमा के बारे में। भारत के तटीय सीमा की बात करें तो पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य? 5 राज्य स्थित हैं। जबकि पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, 4 राज्य स्थित हैं, ठीक है ना। और ये 9 राज्य मिलकर के भारत की जो तटीय सीमा है मुख्य भूमि की वो कितनी, 6100 किलोमीटर, उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, यहाँ तट पर नाम क्या है उनके बारे में एक बार क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मैप पर देख लीजिए एक बार आप। देखिए, यहां पर हमारा एक छोटा सा हिस्सा स्थित है जिसका नाम है दमन, दमन द्वीप। दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो आता है वो कौन सा है, दमन द्वीप वाला हिस्सा आपको पता होगा स्थित है। दमन द्वीप से लेकर ऊपर वाला जो हिस्सा है, दमन द्वीप से लेकर इस तरह ऊपर वाला एक हिस्सा फैला हुआ है, वो आपको पता होगा ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य ये, गुजरात राज्य। इस वाले भाग में हमारे 3 तट आते हैं, कौन कौन से? ये वाला जो तटीय भाग है वो तो कहलाता है कच्छ का तट। ये क्या कहलाता है, कच्छ का तट। ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है हमारा, हालांकि ये खंबात की खाड़ी वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है काठियावाड़ का तट। क्या कहलाता है, काठियावाड़ का तट। और ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है हमारा गुजरात का तट। इस तरह से गुजरात राज्य में कुल कितने तट आते हैं, 3 तट आते हैं। उसके बाद हम बात करें दमन द्वीप से लेकर के गोवा तक, दमन द्वीप से लेकर के ये कौन सा राज्य है, ये हमारा गोवा राज्य, ठीक है। दमन द्वीप से लेकर गोवा राज्य तक जो राज्य हमारा विस्तृत है, फैला हुआ है, वो राज्य कौन सा है, ये राज्य हमारा महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। और जो महाराष्ट्र राज्य का तट है वो कहलाता है कोंकण तट। ये जो तट है हमारा जो गोवा तक फैला हुआ है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है कोंकण तट, कोंकण तट, जो कहां पर फैला हुआ है, महाराष्ट्र में। मतलब दमन द्वीप से लेकर गोवा तक का जो भाग है वो कहलाता है कोंकण तट। उसके बाद में यहाँ एक बंदरगाह आता है हमारा कर्नाटक राज्य में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर बंदरगाह तक एक राज्य इस तरह से हमारा फैला हुआ है जिसका नाम है कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। और गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक का जो क्षेत्र है वो किस तट के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा कन्नड़ तट। ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
गोवा से लेकर कहाँ तक का, न्यू मैंगलोर तक। उसके बाद में न्यू मैंगलोर से लेकर के यहाँ एक हमारा बिंदु आता है अंतिम, कन्याकुमारी। यहाँ पर बिंदु आता है कौन सा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। न्यू मैंगलोर से लेकर यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है, आपको पता होगा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य आता है यहाँ पे, सॉरी केरल राज्य आता है, केरल राज्य, इधर तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा मालाबार तट। किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कुल कितने तट बनते हैं, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, गुजरात का तट, कोणक, कन्नड़ और मालाबार तट, कुल कितने 6 तट हमारे निर्मित होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तटों के बारे में ना। पूर्वी तटों के बारे में बात करें, भारत के पूर्वी भाग में इस तरह से, तो इधर एक नदी हमारी, उत्तर में एक नदी है इस तरह से गुजरती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर आपको पता होगा हुंडरू जलप्रपात बनता है और इस नदी में प्लेसर सोने के भंडार मिलते हैं ना। उसके बाद में एक नदी है इस तरह से, ये है महानदी। ये कौन सी है, महानदी। और एक नदी इस तरह से है जिसका नाम है कृष्णा नदी, जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तटीय भाग स्थित हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो तटीय क्षेत्र है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी का जो तटीय क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा भारत में शीतकालीन जो मानसून है या लौटता हुआ जो मानसून है, या ऐसे कह लो उत्तर पूर्व का जो मानसून है, उसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में स्थित कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें महानदी से लेकर कृष्णा नदी। महानदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य का जो तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार का तट। ये किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सिरकार के तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में महानदी से लेकर उत्तर की ओर स्वर्णरेखा नदी तक का जो तटीय क्षेत्र है, महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा उत्कल का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। उत्कल के तटीय क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उड़ीसा राज्य में है। उत्तरी सरकार तट का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य में है, जबकि कोरोमंडल तट का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। इसी तरह मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक राज्य में है। कोंकण तट का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। और कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और गुजरात का तट ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ तटीय भाग हैं। कुल तटीय भाग की बात करें तो पश्चिमी तट पर हमारे 6 तट बनते हैं, जबकि पूर्वी तट पर हमारे 3 तट बनते हैं। एक तो बनता है उत्कल का तटीय क्षेत्र, दूसरा बनता है उत्तरी सरकार का तटीय क्षेत्र और तीसरा बनता है हमारा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। और दोनों भागों को मिला दिया जाए तो कुल जो तट बनते हैं वो कितने बनते हैं, 9 तटीय क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। एक तो आपका इस तरह से मैप पर बनाना है और एक मैं डायग्राम के रूप में बना रहा हूं, ठीक है। पहले तो आप बात कर लेते हैं भारत का तटीय क्षेत्र। भारत का तटीय क्षेत्र जो है वो कितने 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। भारत के पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं, जबकि पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य, 5 राज्य स्थित हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पहले राज्यों के नाम लिख रहा हूँ, राज्यों के नाम लिख लीजिए। पश्चिमी तट के राज्यों की बात करें तो गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य जो तो है स्थित है हमारे पश्चिमी तट पर। बात करें पूर्वी तटीय राज्यों के बारे में, तो यहाँ पर राज्य जो आते हैं वो आते हैं तमिल, नीचे से ले जा रहा हूं ऊपर की ओर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 4 जो राज्य हैं वो तो हमारे पूर्वी तट पर स्थित हैं, और ये 5 जो राज्य हैं वो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। इन राज्यों के मध्य में जो तटीय क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, वो आपको इस तरह से मैप पर उसको दर्शा लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, लिखना है तो लिखिए जल्दी, फिर आगे चर्चा करते हैं एक एक से तट के बारे में। बात कर लेते हैं एक एक से दोनों तटों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पश्चिमी तट के बारे में। ठीक है ना, पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट है। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पश्चिमी तट के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, पश्चिमी तट। या एक बार डायग्राम से बना दूं आपके लिए पूरा ना, एक बार ऐसा करो डायग्राम बना लो, भारत का तटीय क्षेत्र, इस तरह से हेडिंग डाल लो, और इसको हमने कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो है हमारा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और एक है पूर्वी तट, पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट पर कुल 6 तट हमारे बनते हैं, 6 तट बनते हैं। देखिए सबसे पहले लिखो कच्छ का तट, एक है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट, एक है गुजरात का तट, गुजरात का तट। इसके बाद में एक है कन्नड़, उससे पहले कोकण लिखो है ना, कोकण, कोकण तट। अब लिखो कन्नड़ तट, और एक लिखो मालाबार तट, मालाबार तट। ये जो तट हैं वो तो हमारे कहाँ के हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र के। अब बात करें पूर्वी तट के बारे में, तो पूर्वी तट में जो प्रमुख तट हैं वो है हमारे, सबसे पहले लिखो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। 2 नंबर लिखिए कोरोमंडल के बाद उत्तरी सिरकार तट, और एक लिखिए उत्कल का तट, उत्कल का तट। ठीक है, ये कच्छ का जो तट है, काठियावाड़ का तट है, और गुजरात का तट है। ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं गुजरात राज्य में। ये तो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। कोंकण जो तट है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंकण जो तट है हमारा दमन द्वीप से लेकर गोवा तक, दमन द्वीप से लेकर कहाँ तक, गोवा तक है। बात करें कन्नड़ तट की, तो ये हमारा गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक है, न्यू मैंगलोर।
उसके बाद हम बात करें मालाबार तट की, तो ये हमारा न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल तट हमारा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक है, कृष्णा नदी तक। उत्तरी सरकार का जो तट है वो कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक है, महानदी तक। और उत्कल का जो तट है वो महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक है, महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक, ठीक है। तो ये हमारे भारत के तटों का क्या है, वर्गीकरण है। अब एक एक से सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट के 6 जो तट हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में पूर्वी तट की जो तट है उन पर अपनी चर्चा रखेंगे, ठीक है। सबसे हेडिंग डाल दीजिए, इसको बना लो, चलो बनाना है, बना लिया। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। देखिए बात करें पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो हमारा गुजरात राज्य से लेकर, या ऐसे कह लो गुजरात के कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये ना गुजरात राज्य में स्थित कच्छ के रण से लेकर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी तट की जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर है। इसकी उत्तर और दक्षिण में चौड़ाई क्या है, अधिक है, जबकि मध्य में इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। पश्चिमी तट का सर्वाधिक जो वर्षा वाला तट है वो हमारा कौन सा है, मालाबार तट है। हालांकि ये तटों में एक एक से विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहले 2-3 विशेषताएं पश्चिमी तट की, उनको लिख लेते हैं। लिखिए, विस्तार लिख लीजिए। विस्तार है इसका कच्छ के रण से लेकर, कच्छ का ऐसे लो, कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। अगला बिंदु लिखो, पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारत के, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारत के 5 राज्य स्थित हैं। राज्यों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला बिंदु लिखो, 5 राज्य स्थित हैं जो, सीमांक लिख लो, स्थित हैं जो 6 तटों में विभाजित हैं, जो 6 तटों में विभाजित है, ठीक है। आगे लिखो, पश्चिमी तट की औसत चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है, लगभग 64 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई लगभग कितनी है, 64 किलोमीटर है। अगला लिखो, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र उत्तर तथा दक्षिण की ओर, उत्तर तथा
दक्षिण की ओर अधिक चौड़ाई लिए हुए है, अधिक विस्तृत है, कुछ भी लिख लो, अधिक विस्तृत है, जबकि मध्य में, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, अगला लिखो, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की नदियां, पश्चिमी इंक डाल लेता हूं मैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। लिखिए, पश्चिमी तट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी जानते हैं ना? देखिए, जब कोई नदी अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र से बहकर आती है और वह संगम स्थल पर, मतलब महासागर में जहां पर मिल रही है वो उसका संगम स्थल है, अपने संगम स्थल पर किसी महासागर में गिरते समय एक ऐसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, मतलब एक गड्ढे का निर्माण कर लेती है, उसी को बोलते हैं हम एस्चुरी। ठीक है ना? तो पश्चिमी तट की अधिकतर जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एक एक से पश्चिमी तट के जो प्रमुख तट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं, नंबर 1 दे दीजिए, कच्छ का तट। कच्छ का तट, बात करें कच्छ के तट के बारे में तो ये कहां पर विस्तृत है? कच्छ का तट कह लो या इसी को कच्छ का रण कह लो, है ना? ये विस्तृत है हमारा गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में। और यह एक कैसा तट है? सफेद मरुस्थल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सफेद जो मृदा है, जैसे कह लो लवणीय जो मृदा है वो मिलती है। इस वजह से इस जो मैदान का कलर है वो कैसा है? सफेद है, इसलिए इसको सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में लवणीय मृदा होने के कारण ये कैसा भूभाग है? अनउपजाऊ भूभाग है ना? कैसा भूभाग है? अनउपजाऊ भूभाग है। और इस तट पर एक भारत का बंदरगाह स्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। तो ये विशेषता किसकी है? कच्छ के तट की विशेषता है। एक एक से लिखते हैं, लिखो, विस्तार लिख लीजिए। विस्तार गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। अगला लिखो, लवणीय या नमकीन में कुछ भी कह लो, नमक युक्त लवणीय मृदा होने, लवणीय सफेद मृदा होने के कारण, लवणीय सफेद मृदा होने के कारण इस क्षेत्र को सफेद मरुस्थल, सफेद मरुस्थल, व्हाइट डेजर्ट, व्हाइट डेजर्ट, सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखो, कच्छ के रण की मृदा, कच्छ के रण की मृदा अधिक लवणीय होने के कारण, अधिक लवणीय होने के कारण अनउपजाऊ है। अधिक लवणीय होने के कारण अनउपजाऊ है। ठीक है, अगला लिखो, इस क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह,
इस क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है। देखिए वर्तमान समय में बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम वर्तमान में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो लिख लीजिए नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये बंदरगाह कैसा है? मुक्त व्यापार बंदरगाह। ये मतलब यहाँ पर जहाज़ों को आने या जाने के लिए कर नहीं लगता यहाँ पर। तो कैसा है? मुक्त व्यापार बंदरगाह। ये मुक्त व्यापार बंदरगाह। और वर्तमान समय की बात करें तो कच्छ के रण से ही, या ऐसे कह लो कांडला बंदरगाह से ही एक नहर निकाली जा रही है, जो नहर राजस्थान के जालौर जिले में स्थित भीनमाल तक जाएगी, सांचौर तक जाएगी। फिर राजस्थान में जो है वो जहाज़ों के द्वारा भी क्या हुआ, नदीय बंदरगाह कह सकते हो, नहरीय बंदरगाह कह सकते हो, उसको जोड़ दिया जाएगा और राजस्थान में भी फिर जहाज़ों के द्वारा फिर क्या व्यापार किया जाएगा। तो लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए, लिखो कांडला बंदरगाह को अधिक व्यापार का केंद्र बनाने के लिए वर्तमान में कांडला बंदरगाह से राजस्थान के जालौर जिले में स्थित सांचौर क्षेत्र तक एक नहर का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण किसकी सहायता से? अडानी ग्रुप की सहायता से किया जा रहा है ना, किया जा रहा है, ठीक है। जिससे भविष्य में क्या होगा, राजस्थान भी नदीय बंदरगाह का क्या मुख्य बिंदु बन जाएगा। तो ये पश्चिमी तट का पहला हमारा तट था, कौन सा? कच्छ का तट। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर बात करते हैं दूसरे तट के बारे में। लिख लिया? अब 2 नंबर डालिए, कच्छ के तट के बाद में डालिए, गुजरात में 3 तट स्थित हैं, आपको पता होगा, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और गुजरात का तट। तो 2 नंबर डालिए, काठियावाड़ का तट। देखिए काठियावाड़ के तट की बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्र है काठियावाड़ का, वो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे गिर, वाल्दा है ना, मांडवी पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसलिए यहाँ की जो भूमि है कैसी है? अनउपजाऊ है। ये केवल 1-2 बातें लिखनी है। नंबर 2 डाल लीजिए, काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट लिखिए। देखो इस तटीय क्षेत्र में गिर, मांडवी
तथा गिरमानवी तथा बार्डली आदि पहाड़ियाँ मिलती हैं, आदि पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक। अगला लिखो, पहाड़ीय क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ीय क्षेत्र होने के कारण इस तट की मृदा, इस तट की मृदा अनउपजाऊ है, इस तट की मृदा अनउपजाऊ है, ठीक है। अब डाली 3 नंबर, गुजरात का तट। गुजरात का तट। गुजरात राज्य में 3 तट थे हमारे, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और गुजरात का तट, ठीक है। बात करें गुजरात के तट के बारे में तो देखिए, गुजरात के तट पर कुछ नदियां आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, जैसे कि माही, ताप्ती, साबरमती, है ना। कुछ ये नदियां हैं जो कहाँ पर आके मिल जाती हैं, खंबात की खाड़ी में गुजरात के तट पर आकर मिलती हैं। नदीय मृदा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है कैसी है, उपजाऊ है। यहाँ पर मुख्यतः गेहूं की आदि की फसल की जाती है। दूसरी बात, खंबात की खाड़ी में कुछ द्वीप स्थित हैं, जैसे कि अलियावेट, खड़ियावेट और द्वीप नाम से कुछ द्वीप स्थित हैं। तो ये इस गुजरात के तट की विशेषता है। और हाँ, इन द्वीपों पर वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये गुजरात का तट जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लिख लीजिए। इस तट पर माही, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती आदि नदियां अपना जल लाती हैं, अपना जल खंबात की खाड़ी में लाती हैं, खंबात की खाड़ी में लाती हैं। अतः इस तट की मृदा उपजाऊ है। आपको पता होगा, जहाँ पर नदियाँ हर वर्ष पानी लेकर आती हैं वो मृदा कैसी होती है, उस मृदा को कहते हैं खादर मृदा। और खादर मृदा जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, और नवीन जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है ना। अगला लिखो, खंबात की खाड़ी में इस तट, ऐसे लिखो, इस तटीय क्षेत्र में स्थित खंबात की खाड़ी में विभिन्न द्वीप स्थित हैं। विभिन्न द्वीप जैसे अलियावेट, खड़ियावेट द्वीप आदि स्थित हैं, जिन पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्खनन कार्य किया जाता है, जिन पर पेट्रोलियम पदार्थों का
पदार्थों का उत्खनन किया जाता है, ठीक है ना। गुजरात राज्य के द्वारा ही ये किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तट थे हमारे किसके, गुजरात राज्य के ये तट थे। अब बात करते हैं अन्य तट के बारे में, जो दमन द्वीप से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, गोवा तक, जिसका नाम है कोंकण तट। तो अगला 4 नंबर डाल लीजिए, कोंकण तट। अगला 4 नंबर, 4 नंबर डाल लीजिए, कोंकण तट। कोंकण तट। देखिए बात करें कोंकण तट के बारे में, तो कोंकण तट का जो विस्तार है वो दमन द्वीप से लेकर गोवा तक है। अतः कोंकण तट का विस्तार भारत के 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र में इस तट में एक स्थान आता है, कुछ द्वीप समूह आते हैं, जैसे कि उनमें एक द्वीप समूह है बॉम्बे हाई ना। बॉम्बे हाई, हालांकि एक बूचर द्वीप भी आता है, एलिफेंटा द्वीप भी आता है, लेकिन मुख्य जो द्वीप है वो है हमारा बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो द्वीप है, वहां से भारत का सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, जो इसी तट का हिस्सा है, बॉम्बे हाई। बात करें इसी तट में महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है जो है, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है, मुंबई बंदरगाह, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात तथा निर्यात किया जाता है। और गोवा में ही यहाँ पर एक बंदरगाह और है, जिसे हम मार्मुजाओ बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जहाँ से काजुओं का निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 विशेषताएं किस तट के बारे में, कोंकण तट के बारे में, एक एक से लिख लीजिए। सबसे पहले बात करें विस्तार, विस्तार लिख लीजिए। दमन द्वीप से लेकर गोवा राज्य तक, गोवा राज्य तक शामिल राज्य। ऊपर वाले जो 3 हैं उनमें केवल एक ही राज्य शामिल था, गुजरात, है ना। शामिल राज्य, तो 2 राज्यों में फैला हुआ है ये तट, महाराष्ट्र तथा गुजरात। महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है, गुजरात, गोवा में न्यूनतम। महाराष्ट्र तथा गोवा, गुजरात नहीं है, गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा। बात करें प्रमुख विशेषताओं की, तो मुख्यतः विशेषताएं जो है वो क्या है, इनमें एक तो हमारे द्वीप स्थित है ना। लिखिए, लिखो, कोंकण तट में, कोंकण तट में महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख द्वीप स्थित है, प्रमुख द्वीप स्थित है, जैसे बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, एक है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, और एक है बूचर द्वीप। बॉम्बे हाई के बारे में लिखना, यहाँ से भारत का सर्वाधिक, यहाँ से भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे तट, कौन तट में स्थित किस राज्य के द्वीप थे, हमारे महाराष्ट्र राज्य के द्वीप थे। अब बात करते हैं गोवा के, तो गोवा का एक बंदरगाह आता है, मार्मुगाओ बंदरगाह। कौन सा, मार्मुगाओ बंदरगाह। देखिए कोंकण तट में, चलो पहले मुंबई की चर्चा चल रही तो महाराष्ट्र की चर्चा कर लेते हैं।
महाराष्ट्र का एक बंदरगाह आता है इसमें, मुंबई बंदरगाह। लिखिए मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह इसी तट का हिस्सा है, इसी तट का हिस्सा है। अगला लिखो, गोवा राज्य का मार्मुगांव बंदरगाह, इसे काजू बंदरगाह भी कहते हैं ना, इसे काजू बंदरगाह भी कहते हैं। मार्मुगांव बंदरगाह इसी तट में स्थित है, इसी तट में स्थित है। और गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, ज्वारी और मांडवी, वो भी अपना जल कोंकण तट से ही अरब सागर में डालते हैं। ठीक है ना, कौन सी? ज्वारी तथा मांडवी, दो गोवा की फेमस दो नदी हैं, मुख्य नदी हैं गोवा राज्य की, ज्वारी और मांडवी, देख लेना। तो गोवा राज्य का मार्मुगांव बंदरगाह इसी तट में स्थित है, और मार्मुगांव बंदरगाह को काजू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो, लिख लिया? ठीक है, तो आगे हमारी चर्चा फिर बाद में करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो ये हमारे 4 तट हो गए, बाकी 2 तट बचे हैं पश्चिमी तट के, और 3 हमारे उधर के बचे हैं पूर्वी तट के। 5 तटों पर और अभी चर्चा हमारी बाकी है, लेकिन वो चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।